अपने बचपन में तो मैंने डिप्रेशन का नाम भी नहीं सुना था। हाँ, कुछ मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारियों के बारे में बात होती थी, लेकिन आजकल ये सब कितना कॉमन सा हो गया है ना, डिप्रेशन की बात। क्लिनिकल डिप्रेशन सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन। भारत में शायद 36% लोग जिंदगी के किसी न किसी दौर में डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। 1 student commits suicide every hour in India. यहाँ तक कि जो लोग जवान हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। The depression rates here in the US are at record highs. Pandemic triggered a wider need to have open conversations around mental health and anxiety, and the numbers just keep going up. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की 2021 में एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि 5.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय डिप्रेशन के शिकार हैं और 3.25 करोड़ भारतीयों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं और उनमें से कई लोग युवा अवस्था में होते हैं। 2021 की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि 15 से 24 साल के भारतीयों में से हर 7 में से 1 डिप्रेस्ड फील करता है और उसे कुछ करने का मन भी नहीं होता है। ये सब सुनकर चिंता होती है, नहीं हो क्या रहा है ये सब? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी होता क्या है। डॉक्टर एरिका कामिसार बताती हैं कि डिप्रेशन वो है जिसमें हमें अपने बीते कल की चिंता सताती है और एंजाइटी वो जिसमें हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर चिंता होती है। डिप्रेशन हमारी खुशी छीन लेती है और एंजाइटी हमारे काम करने की शक्ति। यहाँ पर मैं क्लिनिकल डिप्रेशन और क्रॉनिक एंजाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो डॉक्टर हैं और मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं ही। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे डिप्रेशन और एंजाइटी की जिसके लिए गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल कई युवा अपने इमोशंस यानी भावनाओं और एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाओं को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। अब लगता है कि थैंक गॉड मेरे बचपन में सोशल मीडिया नहीं था। अब बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि हम तो आज की पीढ़ी से बहुत अच्छे थे वगैरह वगैरह। हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैं 50 वर्ष का हूँ, लेकिन क्या हमारे समय में सोशल मीडिया होता तो हम नहीं चलाते क्या? बिल्कुल चलाते। और आज भी मेरी जनरेशन के, मैं तो जेन एक्स का हूँ, लेकिन बूमर या जेन एक्स जनरेशन इंस्टा, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप से एडिक्टेड नहीं है क्या? तो फिर युवाओं से हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों रखें? वो महात्मा गांधी थोड़ी बन सकते हैं। अगर सोशल मीडिया है तो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया से प्रॉब्लम क्या है। आजकल इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट देखकर लोग अपनी धारणाएं और एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं कि रूप रंग कैसा होना चाहिए, सफलता क्या होती है। टिकटॉक तो फॉर्चुनेटली बैन हो गया है हमारे इंडिया में, लेकिन विदेश में तो है। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी यानी विडंबना तो ये है कि सोशल मीडिया ही हमें हमारे सच्चे सोशल कनेक्शन से दूर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में सब कुछ खराब ही है, कुछ अच्छा भी है। जैसे हम लोगों से जुड़ सकते हैं, जानकारी और विचार साझा कर पाते हैं। देखिए, आप और मैं भी तो सोशल मीडिया से ही जुड़ रहे हैं ना। लेकिन सोशल मीडिया है तो दो-धारी तलवार ही, जो हमारी मानसिक शांति को चोट पहुंचा सकती है। जब हम सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जगह देते हैं तब ऐसा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर हम जो दूसरों की पिक्चर परफेक्ट ज़िंदगी देखते हैं ना, वो एक गलत नैरेटिव बनाता है कि अरे यार, सब मुझसे ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, मैं तो इतना बोरिंग हूँ। जब आप एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था में हैं तो ऐसा फील करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। डॉक्टर कॉमिसार कहती हैं कि 14 से 25 साल तक के लोग एडोलेसेंट ही होते हैं
क्योंकि दिमाग का जो न्यूफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो 25 साल की उम्र तक ही पूरा बन पाता है। दिमाग का न्यूफ्रंटल कॉर्टेक्स ही वो हिस्सा होता है जो हमें शांति से किसी चीज़ के बारे में सोचने और बिगर पिक्चर को देखने की शक्ति देता है। यानी एडोलेसेंस में दिमाग का वो भाग जो हमें शांत रहना सिखाए वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, वो है ही नहीं, मतलब फुल्ली बिल्ट अप। तो ऐसे समय में भावनाओं में आकर यंगस्टर्स को लगता है कि जहाँ कोई प्रॉब्लम हुई वहाँ पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, चाहे वो दिल टूटना हो या भाई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दे या एग्ज़ाम में ख़राब रिजल्ट आना। एडोलेसेंस को लगता है अब सब खत्म, पूरी दुनिया ही बिखर जाएगी। और ऐसे समय में सोशल मीडिया पर दूसरों की दिखने वाली खुशी से हमारे बच्चे एडोलेसेंट्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। खुद की दूसरों से तुलना करना और सेल्फ डाउट करना, ये सब भी लगातार चलता रहता है। सोशल मीडिया में एक ट्रैप यानी जाल ये भी है वैलिडेशंस खोजने का। जब तक हमें खूब सारे लाइक्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स ना मिले, हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ अच्छा किया है। रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी में पता चला है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बुलिंग यानी किसी और पर धौंस जमाना और फोमो यानी पीछे रह जाने का डर बढ़ जाता है। अब देखिए, मेरे जैसे जो पुराने जनरेशन के जो लोग हैं, मैं जेन एक्स का हूँ लेकिन बूमर्स तो मुझसे भी बुजुर्ग हैं, उनको शायद ये शब्द समझ ना आए। जो कूल जो युवा पीढ़ी है वो ये शब्द फोमो इस्तेमाल करती है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जो कुछ अच्छा हो रहा है आप उसे मिस ना कर जाएं, तो उसे मिस ना करिए, ऑनलाइन अपडेट्स करते रहिए। एक दूसरा शब्द है, कूल शब्द है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई हर चीज़ से कनेक्टेड क्यों रहना है, आराम से बैठो, थोड़ा समुंदर को देखो, डीप सांसेस लो, इसे जॉय ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। ये मेरे भतीजी ने मुझे बताया था, कूल लोगों का शब्द है, सीख लेना चाहिए। तो सोशल मीडिया की एक और प्रॉब्लम है कि वो हमें आज में जीने नहीं देता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन में इंसान बीती बातें सोचकर दुखी रहता है और एंग्जाइटी में भविष्य की बातें सोचकर। इन सब में आज कहाँ है भाई? सनसेट होते देखना, सड़कों पर त्योहार मनाना, क्रिकेट के मैदान में अपने बेटे को चौका मारते देखना, वो फुल जो कवर ड्राइव जो मेरा बेटा अच्छा मारता है, डाइनिंग टेबल की गपशप, अब ये सब छोड़कर ऑनलाइन अपडेट करेंगे तो खुशी कहाँ से मिलेगी? चलो मैं भी एक कन्फेशन करता हूँ, मैं भी एक ट्विटर एडिक्ट था। मैं रोज़ आधा से पौन घंटा, शायद 1 घंटा तक ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर बिताता था। मैं ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं करता था, मेरे अकाउंट दे सकते हैं ऑथर अमीश, में ज़्यादा कुछ पोस्ट तो करता था नहीं, लेकिन मुझे दूसरों के विचार पढ़ना अच्छा लगता था। कई बार अच्छे बुक्स के कुछ रिकमेंडेशन मिल जाते थे, अच्छे आर्टिकल्स मिलते थे। तब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाह रहा हूँ, जितना इसे पीऊँगा उतना ही और प्यास लगेगी। एक्स पर लोग हरदम हमेशा गुस्सा ही रहते हैं, ऐसा लगता है इसका मुझ पर भी प्रभाव ना पड़े। इसीलिए देखिए भाई, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार, इसलिए मैंने ये सब बंद कर दिया। लेकिन हाँ, पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ट्विटर एक्स बंद कर दिया है। पिछले साल मैंने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी, सोशल डिलेमा, सबको देखनी चाहिए, या आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है जहाँ तक मुझे ज्ञात है। उसमें स्नैपचैट डिस्मोर्फिया जैसा एक टर्म यूज़ किया गया है। आपने सुना है क्या स्नैपचैट डिस्मोर्फिया? भाई मैंने तो नहीं सुना था। ये टर्म एक ब्रिटिश कॉस्मेटिक सर्जन टिजियन ईशो ने दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग वैसा दिखना चाहते हैं जैसा वो फोटो को फिल्टर और फोटोशॉप करने के बाद दिखते हैं, और ऐसा दिखने के लिए वो सर्जरी यानी ऑपरेशन तक कराने के लिए तैयार हैं। क्या हो रहा है ये सब? और ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा बच्चे और टीनेजर्स हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनको दिखते कैसे हैं, इसकी चिंता इंसान को हमेशा से रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब हम लाखों लोगों के ओपिनियंस की चिंता करने लगे हैं। पहले तो बस परिवार और कुछ दोस्तों की चिंता करते थे, अभी लाखों लोग हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं, उसकी चिंता हमें खाई जा रही है।
इस सोशल अप्रूवल के चक्कर में सब के सब पागल हुए जा रहे हैं, बच्चों से बड़ों तक। लोग अपने शरीर को इंस्टाग्राम बॉडी जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एकदम गठीली मसल्स, वो क्या है, वो डोले देखे मेरे क्या, भगवान जाने क्या, पतली कमर और हमारे नए नक्श की एकदम कॉस्मेटिक जियोमेट्री हो। ये सब अनरियलिस्टिक है, ये रियल में कभी ऐसा नहीं होता है और फिल्टर्स लगाकर टेक्नोलॉजी की मदद से ही ऐसा हो पाता है। लेकिन आपको रियल में ऐसा करना है तो आप ऑपरेशन कराइए। ये क्या मतलब, ये इसका कुछ फ़ायदा होगा क्या? ट्विटर यानी एक्स पर लोग कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सिर्फ आउटरेज या गुस्सा दिखाने के लिए वहाँ पे आते हैं और कमेंट करने के लिए पढ़ते हैं। जबकि रियल लाइफ में कोई एक दूसरे से ऐसे बात नहीं करेगा जैसे वो ट्विटर में एकदम गुस्सेले कमेंट्स आते हैं ना। रियल लाइफ में अगर आप किसी से रूबरू होंगे, फेस टू फेस होंगे, तो वही लोग जो ट्विटर पे इतने रूडली बात करते हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। तो ट्विटर पे क्या माहौल है कि लोग ऐसे हो जाते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि वो हमेशा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ कितनी पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन हम सब जानते हैं असल ज़िंदगी में वैसा नहीं होता है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कुछ पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम अपनी तुलना उन चीज़ों से कर रहे हैं जो अनरियल हो, क्योंकि कोई जो इन्फ्लुएंसर है वो तो एकदम परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और हम जानते भी हैं कि उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होगी। फिर भी हम अपनी तुलना उस पिक्चर परफेक्ट इंस्टाग्राम फोटोग्राफ से कंपेयर कर रहे हैं। लाइक्स और कमेंट से थोड़ी पता चलता है यार कि हमारी वैल्यू कितनी है। तो फिर क्यों हम सोशल मीडिया वैलिडेशन के पीछे इतना भाग रहे हैं? सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री में यही दिखाया है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया है जो हमें डोपामीन के डोजेस देता है। डोपामीन हमारे शरीर में वो केमिकल होता है जो हमें अच्छा फील करवाता है। हमारा मन ऐसा है जो लोगों से जुड़ने और उससे संबंध बनाने पर डोपामीन रिलीज करता है। ये हमारा मतलब ट्रेडिशनल बायोलॉजी है और डोपामीन के फायदे भी हैं भाई। आपके परिवार, आपके दोस्तों से आप जुड़ के रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया हमारी इसी बायोलॉजी का फ़ायदा उठाकर हमें फील करवाता है कि हमारा एक और कम्युनिटी है, ये ऑनलाइन कम्युनिटी। न्यूरोबायोलॉजिस्ट बताते हैं कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट से डोपामीन रिलीज होता है हमारे मन में, और जो हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम बना देता है। और जब इसी सोशल मीडिया पर हमें नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं तो ये डोपामीन फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करवाता है और हमें एक्स पर झगड़ा करके फिर से डोपामीन पर हाई हो जाते हैं, या बहुत लो फील करने लगते हैं कि भाई किसी ने हमारे ऊपर धौंस जमा लिया। कुल मिलाकर हमारी भावनाएं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक बेपेंदे लोटे की तरह झूलती रहती हैं। टेक्नोलॉजी में नैतिकता की बात करने वाले ट्रिस्टन हैरिस कहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी ही साइकोलॉजी को हमारे ही विरुद्ध यूज़ करता है। वो तो ये जानते ही होंगे क्योंकि जीमेल इनबॉक्स को डिज़ाइन करने वाली टीम का वो भाग थे। उनकी नैतिकता के कारण आज उन्हें सिलिकॉन वैली, जो कि अमेरिका का एक आईटी क्षेत्र है, या आप कह सकते हैं पूरे विश्व का पूरा एक केंद्र है आईटी का, वहाँ की अंतरात्मा यानी कॉन्शियस कहा जाता है ये ट्रिस्टन हैरिस को। अब जब सोशल मीडिया से इतनी प्रॉब्लम है तो इसका कोई सोल्यूशन भी निकालना चाहिए ना। हम सब अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करके स्मार्टफोन्स फेंक दें, ये सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर हम कितना वक्त बिताते हैं उसे ज़रूर कम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें परिवार और कम्युनिटी के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हम लकी हैं, खुशकिस्मत हैं कि भारत में अभी भी परिवार बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन हाँ, हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम परिवार को कम वक्त दे पा रहे हैं। पहले हम सब हमेशा साथ में ही खाते थे और उसमें बहुत बातें होती थी। बुआ, मौसी, मामा, चाचा सभी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना लगा रहता था। भाई छुट्टियाँ तो वहीं पे होती थी ना। उनके बच्चे हमारे भाई बहन होते थे, हम उन्हें कज़न्स थोड़ी ना बुलाते थे, वो तो भाई बहन थे। आज मैं और मेरे दोनों भाइयों में
यही कोशिश है कि हमारे बच्चों के बीच भी वैसा ही गहरा संबंध हो, एक दूसरे को भाई बहन कहें, कजिन्स नहीं। त्योहार का मतलब होता था कि पूरा परिवार साथ मनाएगा, और फिर दोस्तों, स्कूल के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, हमारे माता पिता के दोस्तों के बच्चे, सब दोस्त होते थे। क्या आज हमारे बच्चे शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हैं क्या? या बस ये क्लास वो क्लास करने में ही बेचारे थक जाते हैं? या उससे भी बुरा, क्या वो अकेले अपने कमरे में बैठे फ़ोन पर होते हैं? फ़ोन पर भगवान जाने क्या क्या देखते रहते हैं। रिसर्च में माना गया है कि जब परिवार में संबंध मजबूत होते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होने या अकेला फील करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अमेरिकी और यूरोपीय समाजों में अकेलापन और डिप्रेस्ड फील करना आम है, क्योंकि वहाँ का समाज व्यक्ति आधारित है, परिवार आधारित नहीं। लेकिन भारत में क्यों हम पश्चिमी जीवन शैली यानी वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, जो सिर्फ व्यक्तिगत आज़ादी और न्यूक्लियर फैमिलीज पर केंद्रित है? हमारे सामाजिक संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ है जो हमें इस संकट से बचा सके, और वो है हमारे पारिवारिक मूल्य। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में हम अपने फैमिली वैल्यूज़ को ना खो दें। चलो, हमने ये तो तय कर लिया कि सोशल मीडिया पर कम समय बिताएंगे और अपने परिवार के साथ ज़्यादा, लेकिन साथ ही हमें मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चाएं परिवार और समाज दोनों के स्तर पर होनी चाहिए। भारत में मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा मानने की धारणा को भी बदलना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंटिंग की गलती या परिवार की परिस्थिति से होने वाली समस्याएं नहीं हैं, बल्कि समय ही ऐसा आ गया है कि ऐसी समस्याएं होंगी। आज के युवाओं पर बहुत प्रेशर है, बेचारों पर बहुत दबाव है, कंपटीशन मुश्किल होता जा रहा है। कुछ युवा तो इतना दबाव महसूस करते हैं कि सुसाइड जैसा भयंकर कदम भी उठा लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2020 में 12,500 छात्रों ने आत्महत्या की थी, यानी हर दिन 34 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। हमें जल्द से जल्द उनके लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स तैयार करना चाहिए, और ये काम घर के बुजुर्ग ही कर सकते हैं। जब टीनेजर्स इमोशनली वीक फील करें, तब उनके साथ कोई बड़ा होना चाहिए जो उस समय उनका हाथ पकड़े, उन्हें समझाए कि बेटा, इन छोटी असफलताओं से ज़िंदगी बहुत बड़ी है। प्यार से उनकी भावनाओं को रेगुलेट करने में उनकी मदद करें। सिर्फ पाल पोस कर बड़ा करना नहीं, उन्हें इमोशनली बड़ा करने का भी काम माता पिता और घर के बुजुर्गों का ही है। हम फिजिकल हेल्थ के बारे में कितनी आसानी से बात करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम करिए या जॉगिंग या योगा करिए, क्या खाएं पिएं, सबके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। उसी तरह मेंटल हेल्थ के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, अपनी झिझक और संकोच को परे रखकर। कोई अगर अच्छा महसूस नहीं कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, यह हमें मानना होगा, और तब ही हम अच्छा महसूस करने में उसकी मदद कर पाएंगे। हमारी विरासत और प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि दुख और जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि दुख संसार का नियम है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये टेम्पररी है, यानी थोड़े समय के लिए होता है। हम सोचें और ध्यान करें तो दुख पर काबू पा सकते हैं। प्राणायाम से हम अपनी भावनाओं और एनर्जी को रेगुलेट कर सकते हैं। हिंदू विचार में आनंदमय कोश की बात है, जो बताता है कि हमारा आनंदमय शरीर आंतरिक शांति और आनंद चाहता है। इतनी बातों के बाद हम क्या समझें? टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट भी कर दिया है। जीवन के उतार चढ़ाव में भावनाएं बहुत
उछाल मार रही हैं और फिर गोते भी खा रही हैं। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ उस पर विश्वास कर सकते हैं जो टाइम टेस्टेड है और लंबे समय से हमारे साथ है। समय आ गया है कि हम अपने पारिवारिक संबंध को मजबूत करें, सिर्फ अपने एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली के संबंधों को नहीं, अपने बड़े परिवार के बीच के संबंधों को भी। अपने दोस्तों से मिलते रहिए, खासकर उनसे जिनके साथ आप स्कूल या कॉलेज गए थे। और मेरी बात मानिए कि इंस्टा या ट्विटर या स्नैपचैट पर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं। आपके दोस्त वो हैं जिन्हें आप रात के 12 बजे फ़ोन करें तब भी वो आपकी मदद के लिए तुरंत आ जाएं। और मेंटल हेल्थ पर भी चर्चा होती रहनी चाहिए। अपनी मानसिक अवस्था को अच्छा रखने के लिए हमारे पास ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां हम अपने दिल के बोझ को हल्का कर सकें और अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल सकें। उस कचरे को अपने अंदर मत रखिए, बाहर निकाल दीजिए। और ये हमेशा याद रखिए, बुरा वक्त हर एक की ज़िंदगी में आता है, लेकिन वक्त है, गुजर जाता है। अपने परिवार का हाथ थामे रखिए जैसे मैंने थामा था अपने बुरे वक्त में। और काले बादल छट जाते हैं, सूरज फिर उदय होता है। चलिए मैं चलता हूँ अपने दिल के टुकड़े नील से मिलने। और आप लोग भी कमेंट करिए नीचे कि आपका सबसे प्यारा कौन है। और हो सके तो सिर्फ कमेंट मत करिए, उससे जाइए और मिलिए। चलो भाई मैं तो चलता हूँ। भाई कोई माइक उठाओ, भाई उतारो यहाँ पे क्या। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you enjoyed this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe, please. Thank you. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.